Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Abid Umar from Biology Department of City College of Science and Commerce, मुल्तान। आज जो टेस्ट मुझे डिस्कस करना है वो टेस्ट है राउंड 4 का टेस्ट 3 है, जिसमें चैप्टर जो है 17, 26 और 27 इंक्लूड है। चलें हम MCQ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है द साइटोकाइनिन डिले द एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप सच एज कैबेज एंड लेट्यूस एज वेल कीपिंग द फ्लावर्स। देखें साइटोकाइनिन का एक एप्लीकेशन है कि इसको जो है वो सलाद वगैरह के ऊपर जो है वो इसको स्प्रे किया जाता है। क्यों किया जाता है? फ्लावर्स के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है। इसको स्प्रे करने का मकसद ये होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहें। आपने देखा होगा कि अक्सर फ्लावर कुछ टाइम तक फ्रेश रहता है, उसके बाद जो है उनकी जो फ्रेशनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो फ्लावर्स को और ये सैलेड वगैरह को ज़्यादा देर तक फ्रेश रखने के लिए इसके ऊपर जो है वो स्प्रे किया जाता है साइटोकाइनिन। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। देन नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। MCQs नंबर 2 है इंसुलिन एंड ADH डेफिशिएंसी शेयर द कॉमन रिजल्ट। मीन इंसुलिन और ADH में क्या चीज़ कॉमन है? अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम जो है वो होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपाइडस। डायबिटीज इंसिपाइडस और डायबिटीज मेलाइटस में एक कॉमन जो सिम्टम है वो है एक्सेस यूरिनेशन, कि यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दोनों का काज डिफरेंट है। डायबिटीज मेलाइटस का जो काज होता है वो इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, और डायबिटीज इंसिपाइडस का जो काज होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होती है। लेकिन इनका जो ये क्योंकि ADH जो है वो नेफ्रॉन से वाटर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता तो एक्सेस यूरिनेशन होती है। ये ग्लूकोज इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ती है और पूरे का पूरा ऑस्मोटिक जो बैलेंस होता है बॉडी का ब्लड का वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से एक्सेस यूरिनेशन होती है। मीन इन शॉर्ट इन सारी बात को इकट्ठा करता हूँ, इन दोनों की जो कॉमन जो सिम्टम है वो है एक्सेस यूरिनेशन। हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंसंट्रेटेड यूरिन, ये नहीं बनेगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये एक्सेस यूरिनेशन को इंडिकेट करता है, तो डेट्स वाई आंसर बनेगा बीटा। देन MCQs नंबर 3 देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ नो हार्मोन इन द सेल्स ऑफ। देखें पहले हम ऑप्शन नंबर अल्फा को देख लेते हैं, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। हम जानते हैं कि पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है डेफिनेटली वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हमें याद है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन है जो हमारे सिलेबस के अंदर जो पेनक्रियाज से पैदा होते हैं, तो डेट्स वाई ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं बीटा के ऊपर, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला जो है बिल्कुल ये भी हार्मोन पैदा करता है, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन, आपने नाम सुना होगा। फिर आ जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो सिस्टम है इसमें सिर्फ सिलेक्टिव पार्ट हैं जो कि हार्मोन पैदा करते हैं। से हमने पढ़ा कि जो स्टमक है उसका पाइलोरिक रीजन जो होता है वो गैस्ट्रिन हार्मोन पैदा करता है। इसी तरह जो ड्यूडिनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो सिक्रीटिन पैदा करता है। बट पूरे का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम हार्मोन पैदा नहीं करता। यहाँ पे पूरे का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की बात है, तो डेट्स वाई ये आंसर हमारा बन सकता है। डेल्टा में गिवन है न्यूरोफाइसिस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन पैदा करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो चार्ली जो है वो यहाँ पर सुटेबल आंसर बन सकता है, तो हमारा आंसर बनेगा चार्ली। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए पेरिफेरल दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल। हम जानते हैं कि सेंट्रल में सिर्फ हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि पेरिफेरल में जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा पेरिफेरल में आएगा। हमारे सेंट्रल पार्ट में एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं, नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन और गैंग्लिया, ये तीनों पार्ट जो है ये पेरिफेरल में पाए जाते हैं। तो हम अब कह सकते हैं कि हमारे जो पेरिफेरल को छोड़ के सेंट्रल में एसोसिएटिव होता है, तो हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। देन हम MCQ नंबर 5 की तरफ जाते हैं। इट सर्व एज द सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं। इसको डायरेक्टली तो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, बट इसको इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करता है ब्रेन। तो क्योंकि यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का तो तस्करा नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट ही कंसिडर करेंगे, तो डेट्स वाई हमारा आंसर जो है वो बनेगा बीटा। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन।
कौन सी चीज़ है जो हर न्यूरॉन में होती है? देखिए हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। हमारे पास जो है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, और ये जो है वो एक न्यूरॉन जो होता है उसको कहते हैं हम एसोसिएटिव न्यूरॉन। ये एसोसिएटिव न्यूरॉन है। एसोसिएटिव न्यूरॉन इस तरह का होता है। जो मोटर न्यूरॉन है वो ये है, और ये सेंसरी न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन की निशानी ये होती है कि इसमें एक लंबा एक्सॉन होता है, जबकि सेंसरी न्यूरॉन की निशानी ये होती है कि इसमें डेंड्राइट और जो एक्सॉन के दरमियान में जो है वो सेल बॉडी जो है वो पाई जाती है। तो हम अब देखें, इस सब में एक चीज़ कॉमन है, सेल बॉडी। अब देख रहे हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन में भी सेल बॉडी है, मोटर न्यूरॉन में भी सेल बॉडी। इनके डेंड्राइट और एक्सॉन में डिफरेंस डेफिनेट होता है, लेकिन सेल बॉडी सब में कॉमन है। तो हमारा आंसर बन सकता है अ सेल बॉडी विच कंटेन अ न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी हर तरह के न्यूरॉन में कॉमन है। बाकी माइलिन शीट का भी डिफरेंस आता है। शेबॉन सेल सिर्फ पेरिफेरल जो न्यूरॉन होते हैं उनमें पाया जाता है, सेंट्रल में नहीं होते। सेवरल लॉन्ग एक्सॉन, ये सिर्फ मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा अल्फा। डिजीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कास्ड बाय द पैरासाइट। ये बड़ा सिंपल सा है। पैरासाइट से जो भी इन्फेक्शन होता है उसको इन्फेस्टेशन जो है वो कहा जाता है। इन्फेक्शन किसी से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से, फंजाई से, किसी भी चीज़ से जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। बट जो पैरासाइट होता है उसका जो इन्फेक्शन होता है उसको इन्फेस्टेशन की टर्म जो है वो हमारी बुक ने इस्तेमाल की है। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। डिकम्पोजर ऑफ एन इकोसिस्टम आर मेनली, देखिए 2 डिकम्पोजर है जो हमारे सिलेबस में डिस्कस है, एक बैक्टीरिया और एक फंजाई। बाकी डिकम्पोजर, एल्गी ऑटोट्रॉफ होती है, डिकम्पोजर नहीं है। तो डेट्स वाई हमारा आंसर जो है वो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर जो बनेगा वो बैक्टीरिया एंड फंजाई बीटा। MCQ नंबर 9, द केमिकल वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री कंप्राइजेस सब्सटेंस। देखिए केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है उसके लिए एक टर्म बाकायदा बायो में इस्तेमाल होता है, उसको एफ्लुएंट्स कहा जाता है। तो आंसर बनेगा चार्ली। MCQ नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लीटिंग एंड काजिंग द थिनिंग ऑफ ओजोन। देखें डिप्लीटिंग का जो काज है असल में वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से, हमारे AC से जो है वो ये जो है वो एग्जिट हो रहा है, वहां से इसकी एमिशन हो रही है, और यही जो है वो थिनिंग ऑफ ओजोन का सबब है। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्लोरीन आना चाहिए। देखिए क्लोरीन इस वजह से नहीं आएगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर बेसिकली द सोर्स ऑफ क्लोरीन। तो जो डायरेक्ट सोर्स है वो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मतलब फ्री फॉर्म में क्लोरीन नहीं होती। जो क्लोरीन का जो सोर्स होता है वो यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो फिर ये इनडायरेक्ट सोर्स जो है वो क्लोरीन है, बट जो डायरेक्ट सोर्स है हम उसी की तरफ, उसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा चार्ली। MCQ नंबर 11, एज द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन। देखिए ओजोन अगर डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो ओजोन, असल में हम जानते हैं कि ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फिल्टर करती है। जब ओजोन नहीं होगी तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रीली सन से जो है वो जमीन पर आएंगे, तो जो क्वांटिटी है डेफिनेटली वो अल्ट्रा वायलेट रेज की जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो डेट्स वाई हमारा आंसर जो है वो बनेगा अल्फा। यहाँ पर हमारी MCQs की डिस्कशन मुकम्मल हुई। आपका अगर कोई सवाल हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।